हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम इन्वायरमेंट के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्टैटिक से भी हैं और करंट अफेयर्स से भी हैं, और दोनों के ही एलिमेंट्स को कंबाइन करके वी हैव मेड दिस MCQs। सो इनको अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स ना आते हो, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, इंस्टेड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आप समझिए कि आपके लिए लर्निंग के लिए अच्छा है, एंड व्हेन यू राइट प्रीलिम्स ऑन 27 जून आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो वंस यू आर डन विद दिस क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर ले तो अपना स्कोर कमेंट्स में लिख दे, और जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं वीडियो को वहीं पॉज कीजिए और 1-2 मिनट दीजिए खुद को सोचने के लिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चाहे आपने उस चीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, ट्राई टू मेक अ कैलकुलेटेड गेस। ठीक है, यही आइडिया है रोज़ प्रीमिक्स करने का, रोज़ 5 क्वेश्चंस करने का, कि आपके जो MCQ सॉल्विंग स्किल्स है वो और ज़्यादा डेवलप हो। राइट, सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी वाटर बॉडी को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो वाटर बॉडीज़ हैं वो है चिलिका लेक, चोलामू लेक, बहौर लेक, वेम्बनाथ लेक। राइट, सो स्टेटमेंट्स हैं, it is the longest lake in India. India's famous Nehru Trophy boat race is hosted on the waters of this lake, pulling in enthusiasts from all over the country and the world. It is also known as Punnamada Lake. The government of India has recognized the wetland under the National Wetlands Conservation Program. Right? तो अगर मैं ये 4 स्टेटमेंट्स देखूँ तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट हिंट है सेकंड स्टेटमेंट है, और अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आप अच्छे से पढ़ते हैं चीज़ों को, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपको हिंट दे सकती है। राइट, सो एंड इफ़ यू आर फ्रॉम जिस जगह से ये लेक है, अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो थर्ड स्टेटमेंट भी इज़ अ वेरी गुड हिंट। एनीवेज द करेक्ट आंसर इज़, इट इज़ एक्चुअली वेम्बनाथ लेक। ठीक है, वेम्बनाथ लेक की बात कर रहे हैं क्योंकि ये लॉन्गेस्ट लेक है। अगर आप मैप पे भी देखते हो ना, सो दिस इज़ द वेम्बनाथ लेक। ठीक है, आप ये देख सकते हो। तो इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय दिस बैरियर आइलैंड्स। सो ये न्यूज़ में क्यों था? Because during the Mann Ki Baat address, the Prime Minister has praised the efforts of a Kerala man who engages in the cleaning of Vembanath Lake despite his physical challenges. Now, Vembanath Lake is the longest lake in India and the largest lake in the state of Kerala. तो इंडिया की longest lake है और केरला की largest lake. And it is separated from the Laccadive Sea by a narrow barrier island. और अगर इस lake की बात करें तो 4 रिवर है जो इसके sources है: मीनाचिल, अचनकोइल, पंपा and मनी माला. And this Vembanath wetland system, it spans an area of 2033 square kilometers and it is the largest wetland system in India. ठीक है, सो ये काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, और इनफैक्ट केरला के ही डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिफरेंट नामों से जाना जाता है। जैसे कोट्टयम में इसको वेम्बनाडु कहा जाता है, कुट्टनाड में पुन्नामाड़ा कहा जाता है जो ऑप्शन में था, और कोची के पास जो एरिया है उसको कोची लेक भी कहा जाता है। वल्लमकल्ली ऑल्सो नोन एज नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जो वो बड़ी बड़ी बोट्स में रेस होती है हर साल अगस्त में वेम्बनाथ लेक में होती है, और 2002 में ही इसको रामसर साइट्स में भी इंक्लूड किया गया था। राइट, उसके बाद द कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द लेक। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो साइज़ है लेक का वो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ फेसिंग वेरियस थ्रेट्स, और 37% तक रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ दिस लेक इज 1252 मीटर लॉन्ग सॉल्ट वाटर बैरियर, जिसको थनीर मुक्कम भी कहते हैं, विच वॉज बिल्ट टू स्टॉप सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इनटू द कुटनाड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी दैट मैप्स द मोस्ट पोल्यूटेड मेरीन प्लेसेस इन द वर्ल्ड, इट वॉज फाउंड कि वेम्बनाथ लेक में कोई भी आप सैंपल ले लो, सब में माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। ठीक है, सो प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लेक। ठीक है, अब देखो प्लास्टिक्स हैं तो वो फिशेस में जाएंगे, क्लैम्स में जाएंगे, इवेंचुअली दे विल फाइंड देयर वे टू द फूड चेन एंड ह्यूमंस ऑल्सो। और इनफैक्ट एक नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़ ने एक स्टडी कंडक्ट की थी 2016 में। उसमें ये था कि वेम्बनाथ आने वाले 50 सालों में अगर कुछ नहीं किया गया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो वैनिश हो जाएगी। राइट, ओके। So moving on to the next question, India's first Center for Wetland Conservation and Management
on the occasion of World Wetland Day has been established in Odisha, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu. ठीक है, so we have covered this even in our 2-minute series, the center. और ये इसीलिए न्यूज़ में क्योंकि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है और उसी दिन जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं बाबुल सुप्रियो जी, उन्होंने ये सेंटर को इनॉग्रेट किया था. सो द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु. ठीक है, सो इट वॉज एक्चुअली लॉन्च्ड अनाउंस्ड ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे. और ये जो सेंटर होगा इट विल कम अंडर नेशनल सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट सेंटर इन चेन्नई. ठीक है, और ये जो सेंटर है ये बेसिकली स्पेसिफिक रिसर्च कंडक्ट करेगा. ठीक है, नॉलेज एक्सचेंज में हेल्प करेगा. सो बेसिकली इट विल हेल्प इन द कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड्स. इंडिया में 4.6% ऑफ द एरिया वेटलैंड्स है, मतलब 4.6% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज अंडर वेटलैंड्स विच कवर्स 4.6% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया मीन्स 15.26 मिलियन हेक्टेयर्स. रामसर साइट्स की बात करें तो 42 है, 1.08 मिलियन हेक्टेयर्स. ठीक है, और ये जो सेंटर है इट विल हेल्प इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज. इट विल ऑल्सो हेल्प इन मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड टारगेटेड रिसर्च इन अ बिड टू कंजर्व द वेटलैंड्स. ठीक है, नॉलेज हब भी एक्ट करेगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें नॉलेज एक्सचेंज में हेल्प करेगा. एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग नेटवर्क्स एंड पार्टनरशिप्स एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, और दिस इज रिगार्डिंग द गोवर्धन स्कीम. ठीक है, इसको ना गोवर्धन भी कहा जाता है, ये इसको गोवर्धन भी कहा जाता है. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. राइट, सो इसके बारे में स्टेटमेंट्स कौन सी सही है वो आपको बतानी है. जल शक्ति मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ यूनिफाइड portal on the Govardhan scheme and it is being pursued as a priority program under the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan. तो ये जो स्कीम है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको समझने में. अपना मार्क करिए आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सो द करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट, क्योंकि अभी पोर्टल ज़रूर लॉन्च किया गया है लेकिन ये स्वच्छ भारत के अंडर आती है स्कीम. राइट, स्वच्छ भारत अभियान के अंडर आती है. सो लाइक आई सेड कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है. ठीक है, अब according to the government, farmers can earn 1 lakh crore in 5 years from Jal Shakti Ministry's Govardhan scheme. Govardhan, which is galvanizing organic agro resources Dhan scheme, it is implemented under the Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2 by the Department of Drinking Water and Sanitation under the Jal Shakti Ministry. 2018 में ये लॉन्च की गई थी. अभी एक पोर्टल लॉन्च हुआ है इसलिए ये न्यूज़ में है. इट एम्स टू ऑगमेंट द इनकम ऑफ फार्मर्स. कैसे कि जो भी वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करते हैं उसको बायोगैस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा एंड देन दे कैन एक्चुअली सेल दैट बायोगैस टू द डिफरेंट प्लांट्स एंड ऑल, जो भी बायोगैस का यूज़ है. ठीक है, वहाँ पे सो आइडिया है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि हर एक फार्मर जनरेट करता है उसको कंप्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट कर दिया जाए. अब बायोगैस कैसे बनती है, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना या सीवेज है उसको उसकी एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू बायोगैस. ठीक है, बायोगैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. राइट, सो द आइडिया इज गोवर्धन से क्या होगा कि एंटरप्रेन्योर्स आएंगे एंड दे विल एस्टैब्लिश कम्युनिटी बेस्ड सीबीजी प्लांट्स इन रूरल एरियाज. ठीक है, सो इट विल हेल्प द कंट्री बिकॉज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कैटल है, 30 मिलियन कैटल है. ठीक है, जो कि 3 मिलियन टन्स ऑफ डंग बनाते हैं, है ना, डेली आउटपुट है 3 मिलियन टन्स ऑफ डंग, सो दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस. ठीक है, सो इट कैन एक्चुअली हेल्प और encourage farmers to consider dung and other waste not as a waste but as a source of income. ठीक है, उसके बाद रूरल जो लोग हैं उनकी विलेजेस भी सैनिटाइज रहेंगी क्योंकि वेस्ट डिस्पोजल अच्छा हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद ये जो है आप इसको यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर में तो फार्म ईल्ड्स अच्छी होंगी. ठीक है, एनर्जी में जो रिलायंस है वो बढ़ेगा. यू कैन यूज़ बायोगैस फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग. And it will also help to provide a stable fuel supply in the market for oil companies and accessible credit in the market through government schemes and banks for entrepreneurs. ठीक है, so this is the biogas cycle. देखो photosynthesis हो रही है, ठीक है, या फिर animal husbandry, crop harvesting, biofuel production, किसी भी चीज़ से इवन ह्यूमन कंजम्पशन से आपका ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है. फिर उसकी एनारोबिक ब्रेकडाउन या एनारोबिक डाइजेशन जब होती है तो बायोगैस बन रही है. ठीक है, अब बायोगैस नेचुरल गैस पाइपलाइन में जा सकती है. ठीक है, इलेक्ट्रिक थर्मल एनर्जी के लिए यूज़ हो सकती है
या फिर ठीक है, ये तो हो गया बायोगैस का यूज़, ठीक है, फार्मर्स इसको बेच सकते हैं अपने वेस्ट को कि बायोगैस बनाओ, ठीक है। उसके बाद जब इसकी एनारोबिक डाइजेशन होती है ना तो बायो फर्टिलाइजर्स भी रिलीज होते हैं, लेकिन अगेन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। Right, now moving on to the fourth question. This is regarding Wildlife Crime Control Bureau. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। It is a statutory multidisciplinary body established under the Ministry of Environment and Forest to combat organized wildlife crime in the country. It has headquarters in New Delhi. Under Wildlife Protection Act of 1972, it is mandated to establish a centralized wildlife crime data bank. ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है। अगेन आप पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को 2006 में अमेंड किया गया था, उसके तहत वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बना था 2007 में। हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में है। देयर आर रीजनल ऑफिसेज एज वेल, और द आइडिया इज टू कंट्रोल द वाइल्ड लाइफ क्राइम, ठीक है। एट द सेम टाइम इसको एक सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक भी बनाना है, ठीक है। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन कंडक्ट किया गया WCCB के द्वारा, जिसमें कि इन दिस लॉट ऑफ illegal wildlife poaching and trade के जो एपिसेंटर्स थे, they were unearthed in श्रीनगर एंड जम्मू, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था। इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सीजर्स इन द रीसेंट पास्ट, ठीक है। जो जैसे मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक बियर, इनके पार्ट्स मिले, एंड दे आर एंडेंजर्ड स्पीशीज विच आर यूज्ड फॉर मस्क पॉड्स, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में यूज होते हैं, एंड दे आर लिस्टेड इन द शेड्यूल 1, मतलब कि इनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिली हुई है। और अगर इनकी पोचिंग होती है या इनके पार्ट्स की ट्रेडिंग होती है, दैट इज पनिशेबल 3 years minimum and up to 7 years, right? Like I said, WCCB, it is a statutory multidisciplinary body जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है। ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम को टैकल करने के लिए बॉडी बनाई गई थी। 2007 में इसे बनाया था, 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंड हुई थी। जो हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में है और 5 रीजनल ऑफिसेज हैं। और इनफैक्ट ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है बॉडी के, इससे काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं, जैसे ऑपरेशन सेव कुरमा और बहुत सारे ऑपरेशन है, जिसकी वजह से इसको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। और अगर हम बात करें फंक्शंस की, सो द आइडिया इज टू कलेक्ट एंड कोलेट इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम, उसको स्टेट और अदर इन्फोर्समेंट एजेंसीज तक पहुंचाना ताकि इमीडिएट एक्शन हो सके, ठीक है। सो द आइडिया इज कि इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जो स्टेट या अदर इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उन्हीं के पास जाना पड़ता है, वही रेड्स वगैरह कंडक्ट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन है वो WCCB के द्वारा ही आती है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स द फॉरेन अथॉरिटीज़ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर उन्हें कोऑर्डिनेशन चाहिए या कोई हेल्प चाहिए एज फार एज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल इज कंसर्न। देन इट ऑल्सो इज टास्क्ड विद कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है। देन इट ऑल्सो एडवाइसेज द कस्टम अथॉरिटीज इन इंस्पेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट साइट्स और एग्जाम पॉलिसी गवर्निंग सच एन आइटम, ठीक है, तो उसमें भी हेल्प करती है। तो ये कुछ सीजर्स की फ़ोटो हैं, लाइक यू कैन एक्चुअली सी द एनिमल स्किन्स एंड मस्क पॉट्स एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। ओके, देन द लास्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव बीन इनकरेक्टली मैच्ड। फर्स्ट जनरेशन produced from things like sugar, starch or vegetation oil. Second generation biofuels, sustainable feedstock. Third generation which are genetically engineered. So कौन से इनमें से incorrectly matched है? So the correct answer is 3 only, ठीक है। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि स्टारडिस्ट 1.0 जो है इट हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड इट हैज़ बीन ऑन बायोफ्यूल्स, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट वॉज अ न्यूज़। एनीवेज, जो फर्स्ट जनरेशन है वो मोस्टली फूड क्रॉप से बनता है, जो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स है वो सस्टेनेबल फीड स्टॉक से, यानी कि जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनसे बनते हैं। जो थर्ड जनरेशन है वो एल्गे से बनता है, और क्योंकि स्पेशल टेक्निक्स चाहिए होती हैं तो इसलिए थर्ड जनरेशन को एक अलग कैटेगरी में डाला गया है। और जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स होते हैं वो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स उनसे बनते हैं जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई थर्ड इज़ इनकरेक्ट। सो दिस वॉज रिगार्डिंग
योर प्रीमिक्स, आप अपना स्कोर कमेंट्स में लिख दीजिए और अगर कोई डाउट है तो वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।